नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे जब कॉल पर कंसल्ट कर रहे होते हैं तो एक बेसिक सा क्वेश्चन उनका मुझसे होता है कि सर, हमारी एक संपत्ति को धोखे से बेच दिया गया, या फिर हमारा जिस संपत्ति में हिस्सा बनता था किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे धोखे से गिफ्ट कर दिया, आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया, जबकि देखा जाए तो संपत्ति के अंदर हमारा अधिकार है। और आजकल ये सिचुएशन एक महिला की तरफ से ज्यादा रेस की जाती है। महिला का कहना होता है कि सर, पिता के देहांत के बाद मेरा भी अपने भाई के समान बराबर अधिकार था, किंतु भाई ने धोखे से मेरा नाम हटवाकर पूरी संपत्ति पर अपना नाम चढ़वा लिया और सारी की सारी संपत्ति को बेच दिया। अब मुझे ये बात 10 सालों बाद, 20 सालों बाद, 30 सालों बाद पता लगी है। तो क्या मेरे पास आज भी कोई लीगल रेमेडी है जिससे मैं अपनी वो संपत्ति वापस पा सकती हूं? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्यों लोगों के मन में आता है, सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये वो एक्ट है जिसके अंदर हर प्रकार के सूट को कोर्ट में दाखिल करने के लिए एक लिमिटेशन टाइम दिया है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे कि अगर आपकी संपत्ति पर किसी का कब्जा है तो आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 सालों के भीतर संपत्ति को खाली कराना पड़ेगा। आपकी संपत्ति किसी ने धोखे से सेल डीड कर दी है, 3 साल की लिमिटेशन टाइम है उस सेल डीड को चैलेंज करने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं तो 12 साल की समय सीमा है। ये सारा जो लिमिटेशन टाइम है इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही दिया गया है। अब दोस्तों, कई बार लोगों के साथ जब धोखा करके उनकी संपत्ति उनसे छीन ली जाती है तो उनके कानों कान तक ये बात नहीं पहुंचती, और कई साल बीत जाने के बाद जब ये समय सीमा पूरी हो जाती है उसके बाद उन लोगों की नॉलेज में ये बात आती है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और अब जब वो किसी एडवोकेट के पास जाते हैं वो उनको क्लियरली बता देते हैं कि आप अपनी समय सीमा खो चुके हैं, अब अगर आप कोर्ट में केस दाखिल करते हैं तो आपकी सुनवाई नहीं हो। देखिए दोस्तों, क्या हर कंडीशन में ऐसा होगा? जी नहीं दोस्तों, हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसके अंदर लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजन का रेफरेंस दिया है, जिसके तहत आप अपनी समय सीमा के निकल जाने के बावजूद भी अपनी संपत्ति के बिहाफ से केस करते हुए अपनी उस संपत्ति को वापस पा सकते हैं। और यह जजमेंट आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा कारगर साबित होगी दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, लिमिटेशन एक्ट साल 1963, उसके अंदर सेक्शन 17 आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। डिस्प्ले पर भी आपको ये दिखाई दिया होगा। देखिए, सेक्शन 17 वो प्रोविजन है जिसके तहत अगर आपकी किसी भी संपत्ति को धोखे से, फ्रॉडली तरीके से आपसे दूर किया गया है, तो इस प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने उस केस को समय सीमा के भीतर लाकर अपनी प्रॉपर्टी पर सूट दाखिल कर सकते हैं। और अपोजिट पार्टी वहां पर यह क्लेम नहीं कर पाएगी कि आप जो ये केस ये सूट दाखिल कर रहे हैं ये समय सीमा के बाहर है, क्योंकि आपने सेक्शन 17 प्रोविजन का वहां पर इस्तेमाल किया होगा। अब सबसे पहले 2 मिनट लगाते हुए सेक्शन 17 का प्रोविजन क्या कहता है ये मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट आपको मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा है कि जो सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट का है वो डील करता है फ्रॉड से रिलेटेड, यानी कि जब किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उसके इफेक्ट से रिलेटेड डील करता है। वो क्या कहता है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो लिमिटेशन टाइम का वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी सूट को कोर्ट में दाखिल करने के लिए। यानी कि अगर यहां पर किसी प्रकार का फ्रॉड किया गया है डिफेंडेंट की तरफ से, तो वो यहां पर ये नहीं कह सकता कि प्लेंटिफ जो ये केस दाखिल कर रहा है वो लिमिटेशन टाइम से बाहर जाकर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो पीरियड है लिमिटेशन का, यानी कि जो समय सीमा है, वो केवल तभी से चालू मानी जाएगी जिस दिन से वो फ्रॉड उस प्लेंटिफ के नॉलेज में आया है।
एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा दूं, देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सेल डीड को चैलेंज करने की समय सीमा 3 सालों की होती है। अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को धोखे से साल 2010 में सेल कर दिया तो आज देखें तो हम 13 साल वहां पर आपके निकल चुके हैं, किंतु अगर आप ये रेलिवेंट टेंजिबल एविडेंस लाकर कोर्ट में दे देते हैं कि साल 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में ये चीज आपकी नॉलेज में आई है कि आपकी प्रॉपर्टी को फ्रॉड करते हुए धोखे से बेचा गया है, तो जिस दिन आपके नॉलेज में आई है उस दिन से उसकी समय सीमा काउंट होगी। उदाहरण के तौर पर अगर दिसंबर 2022 में आपकी नॉलेज में आया है कि आपकी प्रॉपर्टी धोखे से सेल डीड हुई है तो 2022 दिसंबर से 3 सालों की समय सीमा काउंट होगी। तो ये उस दिन से काउंट नहीं मानी जाएगी जिस दिन से सेल डीड हुई है, बल्कि सेक्शन 17 के बिहाफ से अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो ये उस दिन से काउंट होगी जिस दिन वो फ्रॉड आपकी नॉलेज में आया है। और इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी उस प्रॉपर्टी को आज भी वापस क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी चीज से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर दिखाकर आपको केस टाइटल क्लियर करूंगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर किए जाएंगे, आखिर में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी वो चीज मैं यहां पर आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा जजमेंट का केस टाइटल है रतन सिंह एंड अदर्स जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस निर्मल गिन एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसी के अलावा इंद्रपाल सिंह एंड अनदर जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 3681 3682 ऑफ 2020 और दूसरा एसएलपी नंबर ध्यान दीजिएगा 297752 2976 ऑफ 2019। अब दोस्तों ये जो जजमेंट पास की गई थी 16 नवंबर साल 2020 को पास की गई थी। अब यहां से मैं आपको केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, बड़ी ध्यान से आपको इस जजमेंट को अब समझना होगा। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट ने धोखे से साल 1990 में उससे एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करवा ली। वो धोखे से यहां पर अपनी प्रॉपर्टी पर म्यूटेशन कराने के बहाने से ले गया और ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करा ली गई। अब धोखे से जब ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कराई गई है तो इसका इस्तेमाल करते हुए एक सेल डीड भी वहां पर इसके थ्रू बनवा ली गई। अब प्लेंटिफ का कहना है कि यहां पर जो ये सारी एक्टिविटी हुई है ये फ्रॉडली हुई है, मेरी तरफ से कोई भी मेरा इंटेंशन यहां पर नहीं रहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को आगे बेचूं, क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी धोखे से बनी है, इसी वजह से सेल डीड भी धोखे से बनवाई गई। अब दोस्तों यहां पर आपको सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान देनी है कि अगर आप कोर्ट के अंदर किसी सूट को दाखिल कर रहे हैं और अगर आप सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर आता है जो कोर्ट के सामने एजर्ट कर रहा है कि कोई लीगल राइट उसके फेवर में दिया जाए। तो प्रेजेंट केस में जो प्लेंटिफ है जो कह रहा है उसके साथ फ्रॉड हुआ है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आ गया। और इसी के अगर अपोजिट हम देखें तो जो सेल डीड है पावर ऑफ अटॉर्नी वो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। अगर आपने मेरी 2 दिन पुरानी वीडियोस देखी हो तो वहां पर मैंने बताया है कि अगर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो कानून में उसको हमेशा यही प्रेज्यूम किया जाएगा कि वो जेन्युइनली तरीके से बनाया गया है, उसको बेवजह संदेह की नजर से नहीं देखा जाएगा। एक बार आप ये जजमेंट डिस्प्ले पर देखकर समझिएगा ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम था प्रेम सिंह एंड अदर्स वर्सेस बीरबल एंड अदर 2000 से 5 SCC 353 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के ऊपर आएगा। प्लेंटिफ को जो केस दाखिल कर रहा है क्या बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा उसके ऊपर कि वो ये साबित करे कि इन डॉक्यूमेंट्स में कोई डिफेक्ट है, फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ है। और अगर कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज कोर्ट में प्रेजेंट है या कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो उसको यही प्रिज्यूम हमेशा किया जाएगा कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है अनटिल एंड अनलेस उसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग टेंजिबल एविडेंस कोर्ट में लाकर साबित ना किया जाए। सरल भाषा में समझे, अगर आप ये कह रहे हैं कि सर हमारे साथ तो फ्रॉडुलेंट एक्ट हुआ है, धोखे से हमारी जमीन बेच दी, तो कोर्ट सेक्शन 17 से आपकी सुनवाई तो कर लेगा, पर बर्डन ऑफ प्रूफ अब आपके ऊपर आ गया कि आप उस दस्तावेज को एक स्ट्रॉन्ग टेंजिबल एविडेंस दिखाते हुए कैंसिल करवाएं। नहीं तो केवल अगर आप ये कोर्ट में प्लीड कर रहे हैं कि सर हमारे साथ तो धोखा हुआ है, हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है और आप कोई स्ट्रॉन्ग टेंजिबल एविडेंस नहीं दिखा रहे, तो केवल इस प्लीडिंग के माध्यम से कभी भी उस दस्तावेज को आप कैंसिल नहीं करा सकते। अगर आपने मेरी 2 दिन पहले वीडियो देखी हो तो वहां पर ये सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया। अब दोस्तों
प्रेजेंट केस के अंदर सेक्शन 68, 69, 79 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट उनके प्रोविजन के हिसाब से जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अटेस्टिंग विटनेस है उनका कोर्ट में बुलाकर एग्जामिनेशन कराया गया और सभी एविडेंस को कंसीडर करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने यही पाया कि प्रेजेंट केस में किसी भी प्रकार का फ्रॉड का एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है, तो यह मैटर प्लेंटिफ के फेवर में नहीं दिया जाएगा और उनके इस सूट को डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों ट्रायल कोर्ट के बाद ये मैटर अपीलिएंट कोर्ट से हाई कोर्ट होता हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है, जहां पर अपीलिएंट का यही कहना है कि मेरे साथ तो सर फ्रॉड हुआ है, अटॉर्नी धोखे से बनाकर सेल डीड कर दी गई। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही, अगर आप सेक्शन 17 इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको दो महत्वपूर्ण चीज वहां पर साबित करनी पड़ेगी। पहली चीज कि वहां पर कोई फ्रॉड हुआ है यह दिखाना पड़ेगा और दूसरी चीज वो फ्रॉड कब आपकी नॉलेज में आया। अब प्रेजेंट केस में जितने भी एविडेंस है, जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है टेस्टिंग विटनेस का, प्लेंटिफ कहीं भी ये चीज साबित करने में सफल हुआ ही नहीं कि उसके साथ कोई फ्रॉड यहां पर हुआ है। और अगर यही चीज वहां पर साबित नहीं की जा रही तो कैसे यहां पर प्लेंटिफ की सुनवाई कर दी जाए, क्योंकि उसका केस ये ऑलरेडी टाइम बार्ड हो चुका था, यानी कि समय सीमा के बाहर जा चुका था दोस्तों। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में यही कहा कि प्लेंटिफ अपनी तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी यह फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं साबित कर पाया कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ था। अगर वो केवल ड्राफ्टिंग करते हुए सूट के अंदर प्लीड यह कर रहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो केवल इतना मात्र काफी नहीं होगा सामने वाला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैंसिल करने के लिए। रीजन, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को हमेशा जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग टेंजिबल एविडेंस लाकर कोर्ट में ना दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सेक्शन 17 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हुआ कि समय सीमा निकल जाने के बावजूद भी आप अपने केस को कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, पर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही आने वाला है। आपको दो चीज दिखानी है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ और वो फ्रॉड आपकी नॉलेज में कब आया। इसी के बाद ही आपके केस की सुनवाई होगी और आप उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल करा पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।